हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई थी। हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन गुरुत्व विभाग ग्रुप, हमारी सेकेंड यूनिट थी। अब है हमारी थर्ड यूनिट जिसमें है चैप्टर 7 कि वलय, पूर्णांक, प्रांत और क्षेत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वलय क्या होती है, उसे किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। देखिए, आपने ग्रुप पढ़ लिया था, आपको ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। क्रम, विनिमयता, साहचर्यता, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, आप किस तरीके से फाइंड करते हो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी के बाद आप वलय पढ़ सकते हो। ये नहीं कि वलय आपका जो बेसिक पीछे करवाया है मैंने, बाकी की 2 यूनिट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो पढ़ते जाएंगे वो आपके आगे यूज़ में आता रहेगा नेक्स्ट यूनिट में। तो आप अपना पिछला याद रखोगे तभी आप अपना इसको कंप्लीट करोगे। तो हमारी थर्ड यूनिट है 7 चैप्टर की वलय क्या होती है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वलय। तो देखिए, माना R एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें 2 द्विचर संक्रिया, योग संक्रिया तथा गुणन संक्रिया परिभाषित है, तब बीजीय पद्धति R प्लस डॉट वलय कहलाती है। अब तक आपने जो भी पढ़ा था ग्रुप वगैरह, उसमें आपके पास कोई भी समुच्चय होता था और सिर्फ और एक ही संक्रिया पढ़ते थे, या तो योग संक्रिया हो गई जैसे R प्लस, या फिर R डॉट। एक संक्रिया के साथ आप बीजीय पद्धति को डिफाइन करते थे और उसके बाद आप उसे ग्रुप या जो भी आपको प्रूफ करना होता था वो करते थे। लेकिन हम यहाँ पर वलय पढ़ रहे हैं, तो आपके वलय में जो डिफाइन होंगी संक्रिया वो एक साथ 2 डिफाइन होंगी। आगे बात समझ में, ये क्या कह रहा है कि जो R है वो मेरा वो कैसा समुच्चय है, एरिक समुच्चय, यानी इसमें कौन सा एक एलिमेंट तो उपस्थित होगा। तो R मेरा अरिक्त समुच्चय है और इस पर 2 द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो रही है, एक है योग संक्रिया और दूसरी है गुणन संक्रिया। तो जो संरचना बनती है यानी जो बीजीय पद्धति R प्लस डॉट, ये वलय कहलाएगी अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज है उनको क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर जो R है इसके साथ 2 संक्रियाएं डिफाइन है, योग संक्रिया और गुणन संक्रिया। ये वलय कहलाती है अगर ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, जिसमें फर्स्ट है कि योग का सहचारी होना। योग का सहचारी होने का मतलब है कि योग संक्रिया के सापेक्ष जो मेरा R है वो कैसा हो, सहचारी हो। योग संक्रिया के सापेक्ष हम सहचारी निकाल रहे हैं, तो योग संक्रिया के सापेक्ष सहचारी यानी A प्लस ऑफ B प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस B प्लस सी, जहाँ A B C किसके एलिमेंट होंगे, R के एलिमेंट होंगे। R2 है कि तत्समक अवयव का अस्तित्व, यानी योग संक्रिया के सापेक्ष क्या हो, तत्समक अवयव। याद रखना, हम योग संक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं, योग संक्रिया के सापेक्ष क्या हो, तत्समक अवयव उपस्थित हो। और आपको पता ही है नॉर्मली कि योग संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, 0 होता है, यानी A प्लस 0 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0 प्लस A, जहाँ A किसका एलिमेंट होगा, R का एलिमेंट होगा, और जो 0 है वो क्या होगा, इस योग संक्रिया के सापेक्ष R का तत्समक अवयव होगा। क्लियर है। R3 है कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो, यानी क्या हो कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए B बिलोंग्स टू R ऐसा अवयव हो कि A प्लस B इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू B प्लस A, जहाँ A और B R के एलिमेंट है, कि A R का एलिमेंट है और जो B है वो क्या है, इसका, इस अवयव A का प्रतिलोम अवयव है। आगे बात समझिए, तो यानी तीसरी प्रॉपर्टीज है कि योग संक्रिया के सापेक्ष R के प्रत्येक अवयव का क्या हो, प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि योग संक्रिया के सापेक्ष जो R है वो कैसा हो, क्रम विनिमय हो, यानी A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, यानी फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R, जहाँ A B किसको बिलोंग करेंगे, R को। अगर आप देखें तो योग का सहचारी होना, योग के लिए तत्समक अवयव, योग के लिए प्रतिलोम अवयव और योग के लिए क्रम विनिमय। R1 से R4 तक जो आपने प्रॉपर्टीज करी है सेटिस्फाई, ये किसकी है, योग संक्रिया के सापेक्ष है। तो नॉर्मली हम बोल देते कि R प्लस कैसा होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि संक्रिया तो ऑलरेडी डिफाइन है। आबेली ग्रुप क्या होता है, सहचारी हो, तत्समक अवयव हो, प्रतिलोम और क्रम विनिमय हो, सारी प्रॉपर्टीज है। तो यानी इन 4 R1 R2 R3 R4 इन चारों को अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा कि जो R है वो योग संक्रिया के सापेक्ष कैसा हो, आबेली ग्रुप हो। क्लियर है। R5 है कि गुणन का सहचारी होना, यानी R का गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या हो, सहचारी हो। यहाँ पर गुणन संक्रिया के सापेक्ष सहचारी हो, यानी A डॉट ऑफ B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C, जहाँ A B C किसको बिलोंग करेंगे, R को। ठीक है। और R6 की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, गुणन की योग पर बंटनशीलता। आपने फर्स्ट ईयर में याद हो तो आपने बंटनशीलता पढ़ी थी, बंटनता का नियम था वहां पर बूलिय बीजगणित में।
बंटनता पड़ी थी, वहीं यहाँ पर भी डिफाइन हो रही है वही चीज़ कि यहाँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम संक्रियाओं के ऊपर बात कर रहे हैं, हम ग्रुप पढ़ते हैं, इसलिए तो क्या हो कि जो गुणन है उसकी योग संक्रिया पे क्या हो, बंटनशीलता नियम का पालन करें, यानी A डॉट बी प्लस सी बराबर हो A डॉट बी प्लस A डॉट सी के, ये दक्षिण बंटनशीलता कहलाती है। और B प्लस सी डॉट A इज इक्वल टू हो B डॉट A प्लस सी डॉट A, ये क्या कहलाती है, वाम बंटनशीलता है, जहां पर A B C किसके एलिमेंट होंगे, R के एलिमेंट होंगे। क्लियर है। अब इन 6 की प्रॉपर्टीज को हम एक नॉर्मली फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आपने R1 से R4 पढ़ा था, इसका मतलब कि योग संक्रिया के सापेक्ष R कैसा हो, आबेली ग्रुप हो, यानी R प्लस आबेली ग्रुप हो। R डॉट सेमी ग्रुप, ये 5th प्रॉपर्टी की गुणन का सहचारी होना। आपने सेमी ग्रुप पढ़ा था कि कोई भी बीजीय पद्धति आपकी सेमी ग्रुप कहलाती है अगर वो द्वितीय संक्रिया के सापेक्ष कैसी हो, सहचारी हो। तो R डॉट सेमी ग्रुप है, तो यानी इसका मतलब भी यही है कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष ये क्या हो, सेमी ग्रुप हो, यानी सहचारी हो। और तीसरा है कि गुणन की योग पर क्या हो, बंटनशीलता, यानी अगर ABC R के एलिमेंट है तो ये दक्षिण बंटनशीलता और वाम बंटनशीलता नियम का पालन करें। और ये R प्लस R Q Z और C, जिन पे दोनों ये सारे किया है वलय है। तो वलय क्या होती है आपकी कि R मेरा कोई भी अरिक्त समुच्चय है, इस पर 2 संक्रियाएं डिफाइन है, एक है योग संक्रिया और एक है गुणन संक्रिया। तब ये जो स्ट्रक्चर बनता है आपका आगे, जो इसे बीजीय पद्धति कहते हैं R प्लस डॉट, ये वलय कहलाती है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगी कि योग संक्रिया के सापेक्ष जो मेरा R हो वह कैसा हो, आबेली ग्रुप हो। और ग्रुप आपने पढ़ लिया था कि क्या होता है कि योग, तो यहाँ पर योग संक्रिया के सापेक्ष R कैसा होना चाहिए, आबेली होना चाहिए, यानी उसकी सहचारी होना चाहिए, तत्समक अवयव भी होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए और क्रम विनिमय होना चाहिए। दूसरी है कि R डॉट क्या हो, सेमी ग्रुप हो, यानी गुणन संक्रिया के सापेक्ष R कैसा हो, सहचारी हो। और तीसरी प्रॉपर्टीज है कि गुणन की योग पर क्या हो, बंटनशीलता हो, यानी A डॉट B प्लस C है, ये बराबर होना चाहिए A डॉट B प्लस A डॉट C के, दक्षिण बंटनशीलता कहलाएगी। और ये हमारी कहलाएगी वाम बंटनशीलता की B डॉट A प्लस C डॉट A, जहाँ ABC किसके एलिमेंट होंगे, R के एलिमेंट होंगे। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, यानी R1 से लेकर R6 तक, तो जो ये मेरा R है वो क्या कहलाता है, वलय कहलाता है। हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए कि जो R, इस पर याद रखना वलय में हमेशा 2 संक्रियाएं डिफाइन होंगी, ठीक है। R प्लस डॉट Q प्लस डॉट, R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, Q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, Z है आपका पूर्णांकों का समुच्चय, और ये है C सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। ये चारों ही क्या होती हैं, वलय होती हैं। अब हम इसे इसमें से किसी एक के लिए देख लेते हैं कि वलय हम कैसे फाइंड करते हैं, फिर हम वलय के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए पूर्णांकों का समुच्चय Z उठा रही हूँ, Z प्लस जो ये वलय है कैसे, आपने इसका योग संक्रिया के सापेक्ष तो पढ़ा था, ये क्या होती है, क्रम विनिमय होती है, पढ़ा था आपने, सॉरी आबेली ग्रुप होता है, ये पढ़ लिया था। फिर भी हम यहाँ पर एक बार फिर से सेटिस्फाई करते हैं। देखिए R1 से लेके R6 तक, या फिर मैं पहले ये प्रूफ करूं कि योग संक्रिया के सापेक्ष Z कैसा हो, आबेली ग्रुप हो। आप इस Z के कोई भी 3 एलिमेंट उठा लीजिए, जैसे मैंने उठा लिए हैं -1 हो गए, 4 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। ये 3 एलिमेंट मैंने इसके ले लिए हैं। अब हम इसको इन्हीं 3 एलिमेंट्स में प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कोई भी पूरा सेट डिफाइन कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये एलिमेंट मत लीजिए अभी। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि आबेली ग्रुप हो। देखिए इसका कोई भी आप 2 आबेली ग्रुप के लिए पहले द्विचर संक्रिया होनी चाहिए, कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, 3 और मैंने -4 ले लिए, संक्रिया योग है तो 3 प्लस ऑफ -4, यानी ये मिलेगा -1 जो कि Z का ही एलिमेंट है। यानी Z के आप कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, उन पर योग संक्रिया कराइए, Z का ही एलिमेंट मिलेगा, यानी संक्रिया कैसी है, समव्रत है। मैं सबसे पहले इसे आबेली ग्रुप पर। दूसरा है सहचारी है, कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए, -1, 4 और 2, ठीक है। आप ले लीजिए, -1 ले लिया मैंने, 4 ले लिया, 2 ले लिया, जो भी आपका एलिमेंट ले लिया है मैंने। अब इन पर सहचारिता का नियम अगर लगाओगे, -1 प्लस 4 प्लस 2, ये क्या मिलेगा आपको, -1 प्लस 4, 3 प्लस 2 = 5, ये LHS हो गया। RHS देखिए -1 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, -1 5, सहचारी भी है। तत्समक अवयव के लिए बात करूं तो आपको पता है कि योग संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यानी इस Z प्लस का जो तत्समक अवयव है वो क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। तत्समक अवयव भी है,
तीसरी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं प्रतिलोम अवयव का स्थिति। तो मैंने मान लिया कि A बिलोंग्स टू Z के लिए B क्या है, इसका प्रतिलोम अवयव है, तो यानी A प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी A इज इक्वल टू माइनस बी। या नॉर्मली बात करो तो B इज इक्वल टू माइनस ए क्या है, इसका प्रतिलोम अवयव है। और आबेली ग्रुप के लिए बात करूँ तो कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, -1 ले लिया मैंने, 3 ले लिया। देखिए -1 प्लस 3 क्या हो गया 2, और 3 -1 2 आप क्रम विनिमय में, तो यानी योग संक्रिया के लिए तो ये क्या हो गया, क्रम आबेली ग्रुप हो गया Z प्लस। तो यानी मेरा Z प्लस कैसा है, आबेली ग्रुप है। आप पढ़ भी चुके हो इसलिए मैं सिर्फ आपको इसे नॉर्मली समझा रही हूँ, ठीक है। अब हमारी फिर इसकी दूसरी बात क्या करता है कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष कैसा हो, सहचारी हो। फिर से कोई भी 3 एलिमेंट मैं यही उठा रही हूँ, तो ये हो गया LHS -1 इंटू 4 2, ये क्या हो गया -4 इंटू 2 -8। RHS लेती हूँ -1 इंटू 4 इंटू 2, 8 इंटू -1 -8, सहचारी है, सेटिस्फाई हो गया है। तीसरी है गुणन की योग पर बंटनशीलता, यही 3 एलिमेंट लेती हूँ। सबसे पहले मैं दक्षिण बंटनशीलता का LHS और RHS निकालती हूँ। क्या है कि A डॉट B प्लस C ले लीजिए, -1 इंटू 4 प्लस 2, देखिए 4 प्लस 2 कितना होता है 6, और 6 इंटू -1 -6। अब इसका RHS लीजिए, याद रखना LHS और RHS अलग अलग प्रूफ करना है, LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। RHS है इसका A डॉट B प्लस में A डॉट C, यानी -1 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2, -4 -2 -6। दक्षिण बंटनशीलता प्रूफ है, वाम के लिए भी करोगे तो वाम बंटनशीलता भी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो यानी जो Z प्लस डॉट है वो क्या है, वलय है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे कि वलय आप कैसे प्रूफ करोगे, तो आपको वलय इसी तरीके से प्रूफ करनी है कि हाँ इस तरीके। तो सबसे पहले कि वो योग संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप हो यानी क्रम विनिमय हो, दूसरी प्रॉपर्टीज है कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष सहचारी हो, और तीसरी प्रॉपर्टीज होगी कि गुणन की योग पर बंटनशीलता हो। क्लियर है। अब मेनली ये 3 डेफिनेशन इसकी याद रखना, तो आप इजीली प्रूफ करोगे। R1 से R6 करोगे तो भी कोई वही है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वलय क्या होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि वलय के प्रकार क्या होते हैं। वलय के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहले क्रम विनिमय वलय, ठीक है। क्रम विनिमय वलय क्या होती है, यदि वलय R में गुणन संक्रिया क्या हो, क्रम विनिमय, अर्थात A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, तो R क्या कहलाता है, क्रम विनिमय वलय कहलाता है। देखो वलय के प्रकार, वलय 4 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय क्या होती है, अगर मेरा जो R, ये पूरा स्ट्रक्चर की बात करें, R प्लस डॉट, याद रखना हम पूरा स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर ये R इस गुणन संक्रिया के सापेक्ष कैसा हो, क्रम विनिमय हो, यानी A डॉट B किसके बराबर हो, B डॉट A के बराबर हो, जहाँ A भी R के एलिमेंट होंगे, तो R क्या कहलाती है, क्रम विनिमय वलय कहलाती है। क्लियर है ये चीज। सेकंड है तत्समकी वलय या इकाई सहित वलय। तत्समकी वलय और इकाई सहित, देखो नॉर्मली क्या होती है, मैं आपको पहले डेफिनेशन समझा देती हूँ। ये मेरा R एक वलय है, ये तत्समकी वलय या फिर इकाई सहित वलय कहलाता है अगर इसकी गुणन संक्रिया के सापेक्ष हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो। और हमें पता है कि गुणन संक्रिया के लिए तत्समक नॉर्मली क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यदि वलय R, वलय बोला है तो पूरे स्ट्रक्चर के साथ R डिफाइन होता है, में गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो, तो R क्या कहलाता है, तत्समकी वलय या इकाई सहित वलय कहलाता है। R का गुणन तत्समक अवयव R की इकाई कहलाती है, जो यानी इसका मतलब क्या है कि R की गुणन संक्रिया के सापेक्ष जो तत्समक अवयव उपस्थित होता है वो R का क्या कहलाता है, इकाई कहलाती है, और इसे नॉर्मली 1 से प्रकट करते हैं। तो अगर इस वलय R की गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव विद्यमान है तो वलय कैसी कहलाती है, तत्समकी वलय या इकाई सहित वलय कहलाती है। एक नोट है कि R की इकाई तथा पूर्णांक Z की इकाई एक सदैव समान नहीं है। देखो R की अगर गुणन संक्रिया के लिए हम तत्समक अवयव बताएं तो 1 होगा, और पूर्णांकों का समुच्चय Z उसके लिए भी गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है, 1 है। लेकिन इन दोनों के जो तत्समक अवयव है वो एक समान नहीं है। ये नहीं कि आपने जो R का जो तत्समक अवयव 1 है और पूर्णांकों का समुच्चय Z का जो तत्समक अवयव 1 है वो बराबर कर दो कि हाँ दोनों का 1 है, वो नहीं है। यहाँ पर दोनों का तत्समक अवयव गुणन संक्रिया के हिसाब से 1 है, लेकिन वो समान नहीं होगा। क्लियर है। तो क्रम विनिमय वलय और तत्समकी वलय गुणन संक्रिया के लिए डिफाइन था। अब है शून्य भाजक सहित वलय। 2 डेफिनेशन पढ़ोगे, एक है शून्य भाजक सहित और दूसरी शून्य भाजक रहित। 2 चीजें हैं, सिर्फ सहित और रहित का डिफरेंस है।
डेफिनेशन पे फोकस करना, आगे थ्योरम्स वगैरह जब प्रूफ करोगे एक ही वर्ड का डिफरेंस आएगा, सहित और रहित का, तो कंफ्यूज मत। तो इन चीज़ों को ध्यान देना आप। तो शून्य भाजक सहित वलय, देखिए क्या होती है, एक वलय आर शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है अगर आर में ऐसे दो अवयव ए और बी विद्यमान हो कि ना तो ए जीरो है ना ही बी जीरो है, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो, जीरो, यानी ए नोट is not equal to 0, b is not equal to 0, it implies a dot b is equal to 0। तो यानी मेरी कोई भी वलय R ये शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है अगर इस R के कोई दो एलिमेंट इस तरीके से हो कि ना तो a 0 हो ना ही b 0 हो, लेकिन a डॉट b किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। अब यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल है z प्लस 8, यानी योग संक्रिया मोडुलो 8 और गुणन संक्रिया के लिए भी क्या है, मोडुलो 8 है। देखिए यहाँ पे आपको बाद में करती हूँ, आपको इसको शून्य भाजक सहित वलय को देखिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया z प्लस 8 यानी मोडुलो 8 के साथ डिफाइन है। तो यहाँ पे z में कितने एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए शून्य भाजक सहित की ना तो a भी 0 के नहीं होगा और b भी 0 नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होगा, 0। मैं यहाँ से दो एलिमेंट उठा रही हूँ, 2 है वो भी इसका एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन ये 0 नहीं है, 4 भी इसका एलिमेंट है लेकिन 0 नहीं, ना तो 2 0 है ना 4 है 0। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 8। मोडुलो 8 दिया हुआ है, यानी आप इसे 8 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आता है, 0, यानी 2 इंटू 4 क्या हो गया, 0 आ गया। क्योंकि आपको पता है गुणन संक्रिया में डिवाइड करते जो शेषफल आता है हम वो लिखते हैं, क्योंकि मोडुलो 8 के साथ चल रहा है, शेषफल 0 है, तो 2 इंटू 4 क्या हो गया, 0। जबकि ना तो ये 0 था ना ये 0 था, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 0 आ गया है। क्लियर है। तो शून्य भाजक सहित वलय होती है कि कोई भी आए कि अगर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स इम्प्लाई a डॉट b इज इक्वल टू 0। क्लियर है। और नेक्स्ट है कि शून्य भाजक रहित वलय क्या होती है। देखिए इसमें इतना सा डिफरेंस है कि कोई एक वलय R शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, या तो a बराबर 0 होगा या फिर b बराबर 0 होगा। देखिए क्या है कि मेरे जो ये वलय है R प्लस डॉट, ये शून्य भाजक रहित वलय कहलाएगी अगर a डॉट b क्या हो, 0 हो रहा है, और इन दोनों में से या तो a बराबर 0 हो या फिर b बराबर 0, लेकिन दोनों 0 नहीं होंगे। क्लियर है। तो रहित और सहित में इतना सा ही डिफरेंस है। सहित की डेफिनेशन तो ये कहती है कि ना तो a 0 है ना b 0, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। और शून्य भाजक रहित वलय की डेफिनेशन ये कहती है कि a डॉट b 0 होगा, तो या तो a बराबर 0 है या फिर b बराबर 0 है। क्लियर है। तो मैंने आप ये वलय क्या होती है उसके प्रकार हमने पढ़ लिया। अब कुछ डेफिनेशंस और हैं, फिर थ्योरम्स भी हैं, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ के समझ लेना। आगे बात समझ में नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डेफिनेशन क्वेश्चंस है, जो भी हमारे थ्योरम है आगे हम वो पढ़ेंगे। और अगर इनमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी। लेकिन मैंने पहले ही बोला था पेपर पूरा कंप्लीटली आपका थ्योरी है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसे, ठीक है।